सो सपोज सोर्सेज ऑफ लॉ क्लियर था, सोर्सेज ऑफ लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, सोर्सेज ऑफ लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक्चुअली होता क्या है? ये पूरे लीगल का 11th 12th क्लास में लीगल स्टडीज और ग्रेजुएशन में बीएलएलबी या एलएलबी सबसे पकाऊ टॉपिक होता है, सबसे पकाऊ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग लोगों के थॉट प्रोसेस पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं? अलग अलग लोगों के थॉट प्रोसेस। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट वो होता है जो भाई रेगुलर स्कूल जाए, रेगुलर पढ़ाई लिखाई करे। स्टूडेंट को अगर एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में थोड़ा गैप मिले, वो उसमें भी पढ़ता रहे। तो लोग कहेंगे सर आपका मतलब है स्टूडेंट शुड भी किताबी कीड़ा। नहीं, मैंने अपनी बात कंप्लीट कहाँ की अभी। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी थोड़ा पार्ट ले ले, ड्रामा कल्चर में भी ले ले। सर स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं चल रहा कोई, कोई ये मूवी नहीं है। गॉट इट क्लियर? तो इतना मल्टी फेसेटेड स्टूडेंट होना आज की तारीख में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कुछ हो सकता है 1 करोड़ में 1-2 निकल आए, नहीं तो भाई या तो बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा होगा या तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा। अब नीरज चोपड़ा से आप उम्मीद लगाते हैं कि a+b² के सवाल उन्होंने लगाए होंगे। अगर वो सवाल लगाते तो भाला ना फेंक पाते। फिर तेंदुलकर अगर मैथ्स में इतने अच्छे होते तो क्या वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर बन पाते? बिल्कुल नहीं। तो भाई कुछ ऐसा सिस्टम हमारे देश में आ जाए जिससे स्पोर्ट्स को भी उतना ही रिकग्निशन मिले, को करिकुलर एक्टिविटीज को, डांस ड्रामा को भी उतना ही रिकग्निशन मिले जितना रेगुलर एकेडमिक स्ट्रीम को मिलता है। तो हम आईएएस को तो एकदम टॉप पे रखते हैं, और जो बेचारा जान दे के फुटबॉल खेल रहा है, इंडिया के लिए टीम को जिता रहा है, मेडल ला रहा है, उसको कहते हैं तुमको जमादार की नौकरी मिलेगी 1 महीने के लिए, फिर तुमको मैनेजर बना देंगे, फिर 3 साल बाद तुमको प्रेसिडेंट बना देंगे। इंडिया का नहीं, किसी कंपनी कंपनी का। बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको दिखा दिया कि भाई तुम्हारा जो एक्ट था वो इंफीरियर था, बट अगर आईएएस करोगे तभी तुम सुपीरियर होगे। तो ये अलग अलग थॉट प्रोसेस लॉ में भी होता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब एक ऐसा थॉट प्रोसेस, 5-6 लोगों ने अलग अलग तरीके से लॉ को डिफाइन किया। कुछ ने बोला कि भाई जो जन्मों जन्मांतर से चला आ रहा है वही कानून है। कुछ लोगों ने बोला कि भाई जो लोगों को ठीक लगता है वो कानून है। कुछ ने कहा कि नहीं, जो कुछ लोगों को ठीक लगता है वो कानून है। तो जैसे मैं भी कभी कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता हूं कि वाई आई शुड पे 30% टैक्स ऑन माई इनकम, वाई नॉट दैट चार्ट वाला शुड ऑल्सो पे। बट फिर कहीं पे आया कि भाई वो चार्ट वाला तो गरीब है। हर चार्ट वाला गरीब नहीं होता है, कुछ चार्ट वाले गरीब होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम कास्ट बेस्ड होना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए, इकोनॉमिक रिजर्वेशन होना चाहिए। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा उसको फ्री में पढ़ाइए ना। जात पात के हिसाब से रिजर्वेशन सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? और अगर ऐसा है तो जो रिजर्व्ड बच्चे स्कूल में यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, तो वो उसी टीचर से बढ़े जो रिजर्व कैटेगरी का टीचर है। इज दैट अंडरस्टूड? और वो अपनी कॉम को अपग्रेड करने के लिए आधी सैलरी पे काम करे, तब तो काम नहीं करेगा। सैलरी उसको अनरिजर्व्ड जनरल क्लास के एम्प्लॉय के बराबर चाहिए, बट क्लेम करेगा अपना रिजर्व्ड कैटेगरी में कोटा। इज दैट क्लियर? तो जो अलग अलग थॉट प्रोसेसेस हमारे किसी भी चीज में आ सकते हैं, वैसे ही लॉ में भी है। तो 4 things would be covered here and after children: introduction part, historical perspective, the school of law, and the function and purpose of law. तो आज के लेक्चर में हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर फंक्शन एंड पर्पस ऑफ लॉ करेंगे। तो फंक्शन एंड पर्पस ऑफ लॉ तो जेनरिक है। स्कूल ऑफ लॉ का मैं आपको एक समराइज व्यू आज दे दूंगा, बाकी ब्रॉडर अगले लेक्चर में। ये बात सबको क्लियर है कि एक आंटी जी की फोटो है, ये आंटी जी कौन है सबको पता है? जस्टिशिया, इसको कभी कभी जस्टिना भी बोलते थे, रोमन गॉडेस ऑफ जस्टिस। ब्लाइंड फोल्ड है, एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में तराजू है। तराजू मतलब तोल मोल के बोल कि भाई दोनों पार्टीज को बराबर का मौका दिया जाएगा, और तलवार का मतलब जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। सजा का मतलब नहीं उसका गर्दन काट दिया जाएगा। तो इन मॉडर्न टाइम्स को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि भाई हम बिना कानून के या बिना लीगल सिस्टम के चल सकते हैं। सो लॉ इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर अ ऑर्डरली सोशल लाइफ चिल्ड्रन, बट ऑल्सो फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड। नहीं तो आप जिसको पसंद नहीं करते आप उसका कत्ल कर देंगे, और जो आपको नहीं पसंद करता वो आपका कत्ल कर देगा, और उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन ना हो तो वो माइकल जैक्सन बन जाएगा। तो दैट इज व्हाई लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक अनपढ़ गवार की भाषा में लॉ होती क्या है? अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच अ कंट्री और अ सोसाइटी रिकॉग्नाइजेस एज अ बाइंडिंग ऑन इट्स citizens, which the authorities may enforce, and violation of which attracts punitive action. Punitive action का मतलब हो गया पेनल्टी, और यू कैन से डैमेजेस। समझ में आ गई बात?
तो आपकी बुक में अगर ये डेफिनेशन लिखी है तो वहां पे ये वर्ड लिख लें, प्यूरिटिव एक्शन होता क्या है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल। लोग चौराहे पे कभी कभी सिग्नल को वायलेट कर जाते हैं और टाप जाते हैं, सिग्नल के ऊपर से नहीं टाप जाएंगे, ठीक है, और उनके घर में चालान आ जाता है आजकल। तो बोलते हैं कि चालान क्यों, हमने क्या गलत किया, आपने सिग्नल टापा है। अरे कोई गाड़ी थी नहीं अगल बगल, इससे क्या मतलब है, गाड़ी आपको बता के कि मैं आपको भिड़ने आ रही हूँ, तो आप गाड़ी पे वहां खड़े रहिए, क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर चौराहे का एनालिसिस किया है कि कितनी देर के लाल बत्ती जलेगी वहां पे, कितनी देर के लिए हरी बत्ती या नीली बत्ती या सो कॉल्ड पीली बत्ती, येलो ग्रीन रेड होता है बेसिकली। तो आपने कहा कि भाई कोई था ही नहीं, रात के 1:30 बज रहे थे, तो भाई हमने बोला कि 1:30 बजे चाहे 4 बजे, इट इज अ सिस्टम, और ये सिस्टम जिन लोगों के लिए बनाया गया है, जिन लोगों ने अपने लोगों को जिता के पार्लियामेंट भेजा है, उन्होंने बनाया है, ये सबके ऊपर बाइंडिंग है। इज दैट अंडरस्टूड। तो कहीं आप देखते होंगे कि लाल बत्ती फ्रीक्वेंटली जलती रहती है, कहीं आप देखते होंगे कि लाल बत्ती कभी 2-4 घंटे में एक बार चलेगी। तो जहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैफिक कम है वहां ग्रीन ज्यादा देर के लिए हो तो रेड कम देर के लिए, जहां फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैफिक ज्यादा है वहां रेड ज्यादा हो और ग्रीन कम। तो वो ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि भाई एक्सीडेंट ना हो। और कहीं कहीं तो येलो बत्ती दिन भर लुपलुपाती रहती है, इसका मतलब होता है कॉशन, आप दाएं बाएं देखकर चलिए। इज दैट क्लियर, ये नहीं कि लुपलुपा रुक गए फिर चलिए फिर बढ़ गए, ऐसा नहीं है। तो इट इज कॉशन बेसिकली। तो ये सारी चीजें जब आपका लाइसेंस बनता है आपको सिखा दी जाती हैं। अगर हमारे देश में मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई कानूनी ना हो कि भाई गाड़ी में नंबर प्लेट लगाना जरूरी है, तो लोग नंबर प्लेट लगाएंगे ही नहीं, और कल को कुछ गलत करके भागेंगे तो हमको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी 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 नेसेसरी। आजकल एक वो नंबर प्लेट लग गई जिसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रजिस्ट्रेशन प्लेट, HSRP करके कुछ बोलते हैं, हाँ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। तो वो ऐसी रजिस्ट्रेशन प्लेट है जो कैमरे में कैच हो जाती है। बाकी लोग पहले फैशनेबल नंबर प्लेट बनवाया करते थे, वो कैमरे में कैच नहीं हो पाती। और ये नंबर प्लेट पे जो व्हाइट बैकग्राउंड होता है ये ऐसा ग्लो करेगा कि ब्लैक की इमेज एकदम क्लियर आएगी। इज दैट अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो इसलिए बच्चों कानून बनाया जाता है ताकि लोग एकदम अपने हिसाब किताब से जीवन जिए, जाहिलों की तरह जीवन ना जीने लग जाए। समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई। सो भाई कानून बनाने के पीछे कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है ये तो सबको पता है। वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, लेजिस्लेशंस आर देयर, और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स याद हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स याद हैं। तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हर कानून बनेगा, उस कानून को बोलेंगे क्या, लेजिस्लेशन। जुडिशियल डिसीजन मतलब जो जज साहब ने बोला, अगली बार जब किसी दूसरे लोअर कोर्ट में उसी डिसीजन को यूज किया गया तब वो क्या बनेगा, जुडिशियल प्रेसिडेंट बनेगा। तो पहले जुडिशियल डिसीजन आता है, फिर उसका यूसेज इन द लोअर कोर्ट जब होता है तब वो क्या बनता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट। समझ में आ गया। तो काफी ज्यूरिस्ट और लीगल स्कॉलर, सर इनमें फर्क क्या होता है, ज्यूरिस्ट मतलब आपके जज साहब हो गए, और लीगल स्कॉलर मतलब जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं। हैव नॉट अराइव्ड एट एन अनोनिमस डेफिनेशन ऑफ लॉ, हर इंसान अपने अपने हिसाब से लॉ की डेफिनेशन देता रहता है। याद है बच्चों सोर्सेज ऑफ लॉ सबको, तीन चीजें थी, कस्टम, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट। कुछ ज्यूरिस्ट बोलते हैं लॉ इज डिविनली ऑर्डर्ड रूल। जैसे मोहम्मद दी प्रॉफिट अल्लाह के मैसेंजर माने जाते थे, तो अगर मोहम्मद दी प्रॉफिट कोई कानून लिख देते तो वो बस यही था, डिविनली ऑर्डर्ड रूल। प्राण जाए पर वचन ना जाए, राम जी की दुहाई देते हैं लोग। इज दैट क्लियर। तो हम बोल सकते हैं पहला डाइवोर्स तो राम जी और सीता जी का हुआ था, खोपड़े में बात गई। तो ऑर्डरली डिविनली ऑर्डर्ड रूल मतलब जो भगवान चाहते हैं वही होगा। बट आज भगवान तो किसी को नजर आते नहीं है, तो किसको मोनार्की में भगवान माना जाता था, किंग्स को भगवान माना जाता था, या रिफ्लेक्शन ऑफ डिवीन या डिवाइन रीजन। कुछ ऐसी हरकतें भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई हैं जिनको माना जाता है कि कानूनन वही सही है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो चीजें वहां लिख गई वो बड़े बूढ़ों ने लिखी, उन्होंने अपने गुरुओं से उन चीजों को सीखा, गुरुओं ने सही में किस जमाने में भगवान को देखा होगा या उनसे ज्ञान प्राप्त किया होगा। तो गौतम बुद्ध को अगर हम भगवान मानते हैं बौद्ध धर्म में, तो गौतम बुद्ध के बारे में तो सब जानते हैं भाई, ही वॉज अ पर्सन, लिविंग पर्सन। आज से बच्चों 10,000 साल के बाद हम और आप तो जिंदा नहीं रहेंगे, गांधी जी भी भगवान हो जाएंगे, और उस समय कानून क्या माना जाएगा, अहिंसा। अहिंसा कानून है कि आपको अहिंसक रहना है, पीसफुल रहना है, ये लॉ में लिखा है। किसने लिखा,
हम वो लिखते हैं ना अपने प्रियम्बल में, भाई पीसफुल ब्रदरहुड वगैरह सब होना चाहिए। तो भाई हम आप पीसफुली रहें, कौन बोल के गया? भगवान बोल के गए। कौन से भगवान बोल के गए? महात्मा गांधी। तो 10,000 साल बाद तो महात्मा गांधी भगवान हो जाएंगे। नहीं समझे बात को? तो गौतम बुद्ध, साईं बाबा, देवर द लिविंग गॉड, इनको लोगों ने देखा है। तो उनके जो क्या कहते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट आप नहीं बोल सकते, जो उनके वो थे, क्या बोलते हैं, अरे वो शब्द नहीं आ रहा, क्या, टीचिंग्स बोल सकते हैं, प्रीच नहीं, टीचिंग्स। जो उनकी टीचिंग्स थी वो आज भी लोगों को काफी अफेक्ट करती हैं। तो उन चीजों को बोला था ना वो भगवान थे। तो 10,000 साल बाद गांधी जी भी क्या होंगे? भगवान। 1 करोड़ साल बाद मैं भी भगवान हो जाऊंगा। लॉजिक अंडरस्टूड? सो लॉ की फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, हिस्टोरिकल, सोशल एंड रियलिस्टिक। कितनी है बच्चों? 1 2 3 4 एंड 5। और यही आपको 5 स्कूल्स भी अभी मिलने वाले हैं, और इन्हीं से बने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ। स्कूल ऑफ लॉ, सर कहां पे है स्कूल? अरे ये वो वाला स्कूल नहीं है जो आपका स्कूल है। ये कौन सा स्कूल है? गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट, नेहरूवियन स्कूल ऑफ थॉट, सौरभ सर स्कूल ऑफ थॉट, आजकल के जेनजीज स्कूल ऑफ थॉट। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरे पापा मम्मी के जमाने में तो थोड़ा कम था। दादाजी बताते थे, पिताजी ने बोला था उनको, मतलब मेरे पापा के दादाजी ने, मेरे पापा ने अपने दादाजी को नहीं देखा, मेरे दादाजी बताते थे कि भाई शादियां कैसे होती थी। तुम्हारी इस लड़की की शादी फिक्स हो गई, इतनी तारीख को बारात है। अरे लड़की से एक बार बातचीत करवा दो, पूछ तो ले, कुछ नहीं, ऐसी वेडिंग होती थी। फिर जब मेरे पापा का जमाना या आपके दादाजी का जमाना आया, क्या था? भाई शादी फिक्स कर दी है, लो फोटो देख लो, ना नहीं बोलना है, बस बता रहे हैं। वो मूवी थी ना बड़े मियाँ छोटे मियाँ, नई वाली नहीं, पुरानी वाली, अमिताभ बच्चन गोविंदा। तो अमिताभ बच्चन क्या होता, ना ना निकले, तो ना नहीं, बस बता दिया। मेरा जमाना जब आया शादी ब्याह का, या आपके पापा मम्मी का, मोर और लेस सेम एज ग्रुप मान लीजिए, तो भाई लड़के लड़की को पहले मिलवा दो, पूछ पाछ लें एक दूसरे से, भाई शादी करने में इंटरेस्ट है ना। नहीं तो पता लगा दोनों टाइप के लोग 15 20 25 लाख खर्च कर दें, और 2 साल बाद बोले हम नहीं रहेंगे इनके साथ, हमारा तो पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। इज दैट क्लियर? आजकल क्या होता है, लो मम्मी अपनी बहू को आशीर्वाद दे दो। 10 साल बाद क्या होगा? शादी ही क्या होती है? 5 साल इनके साथ रहेंगे, 10 साल उनके साथ रहेंगे, रिलेशनशिप लिविंग चलने लग गया। कोई बर्गर रिलेशनशिप चल रहा है, ये कहीं में गूगल ब्लॉग है, ये सब कौन सा रिलेशनशिप आजकल आ गया है? गॉट इट क्लियर? कैंडी क्रश रिलेशनशिप चालू हो गया। तो ये चीजें माहौल के हिसाब से क्या होती है, चेंज होती हैं। और पेरेंट्स क्या कहते हैं, वो बच्चों को ज्यादा नहीं बोलेंगे, कहीं आत्महत्या कर लिए तो, अरे ऐसी औलाद किसी लायक है ही नहीं, मारो घुमा 2 घंटा सब बुद्धि दिखाने आ जाएगी। तो इसीलिए इतनी प्रॉब्लम सोसाइटी में चल रही है कि बड़े बूढ़ों ने बोलना बंद कर दिया, और छोटे तो तभी सुनेंगे जब बड़े बूढ़े कुछ बोलेंगे। तो अब हमारे से पहली वाली जनरेशन बोलती थी, भाई हमारी जनरेशन बड़ी एडवांस है, बड़ी मॉडर्न है, हमारी बात ही नहीं सुनती है। हम भी वही बोलते हैं अपनी अगली जनरेशन के लिए। तो ये हमेशा चेंज सोसाइटी में लगा ही रहेगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? तो पुराने जमाने में लोग 8 8 10 10 घंटे लेबर की तरह मेहनत करते थे, दुकान जाते थे, ऑफिस जाते थे, काम करते थे, पैसा कमाते थे। आज कंप्यूटर टिप टिपा रहे हैं, 2 घंटा 1 करोड़ आ गया। अकाउंट हैक करने वाला नहीं, वैसे मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह करके। तो अर्लियर पीपल यूज्ड टू बी हार्ड वर्कर्स, नाउ पीपल आर सॉफ्ट वर्कर्स। तो स्कूल ऑफ थॉट चेंज हुआ। तो स्कूल ऑफ लॉ या स्कूल ऑफ थॉट एक ही बात है। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब किसी भी चीज को सोचने का जो प्रोसेस था, वो सोसाइटी के इवॉल्व होने से, जनरेशन के चेंज होने से गेट्स चेंज्ड। गॉट इट क्लियर? तो वैसे ही यहां पे स्कूल ऑफ थॉट को क्या बोलते हैं हम? स्कूल ऑफ लॉ। अलग अलग लोगों का मानना अलग अलग था। कोरिया में आज भी मोनार्की चलती है, क्या वहां पे लोग सब दुखी ही हैं, खुश हैं? चाइना में कहने को रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, बट जो शी जिनपिंग एंड परिवार चाहता है होता वही है। जितना सेकुलर देश हिंदुस्तान है उतना कहीं है ही नहीं। आप प्रॉपर गल्फ कंट्री चले जाइए, क्रिश्चियन कंट्री चले जाइए, आपको वहां पे सेकुलरिज्म का जो आई के ऊपर वाला बिंदु होता है वो भी ना नजर आएगा। यहाँ पे लोग बारात निकालते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, बारात चली जा रही है, 1 घंटा पागल तरह नाचे जा रहे हैं, और पता लगा पीछे कोई एम्बुलेंस में था, वो निपट गया। समझ में आ गया? आप बड़े शहरों में इंडिया में या दुबई में बारात निकाल के दिखाइए, वो आपकी बारात सीधे थाने तक लेके जाएंगे। तो वहां पे क्या सब न्यूसेंस है? बिल्कुल नहीं है, वहां सब अपनी औकात में रहते हैं। सिंगापुर गए मोदी जी, मेरे कह रहे थे चलो साथ में, मैंने नहीं, मेरे क्लास है, बच्चों का एग्जाम आने वाला है। तो 3 लाख रुपए, ब्रुनेई जैसा एक देश है, अगर आपने सड़क पे केले का छिलका फेंक दिया, वो पूरे शादी के मेन्यू का खाने का पैसा आपसे पेनल्टी में वसूल लेंगे। आई रिमेम्बर, मेरे कुछ रिलेटिव बाहर रहते हैं, तो इंडिया से उनके एक रिलेटिव गए,
तो उन्होंने कहा हमको तुम्हारी कार चलानी है, उनका लाइसेंस तो है नहीं, पुलिस पकड़ लेगी। क्या नहीं, बाहर मेन रोड पे नहीं लेके जाएंगे, ऐसे थोड़ा घर के सामने ही चलाएंगे। घर के सामने गाड़ी चलाई, BMW थी, ब्रेक मारी, ची से आवाज निकली और रोड पे ब्लैक स्क्रैच पड़ गया। पड़ोसी आ गया, क्लीन दिस एल्स आई एम गोइंग टू डायल 901, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो क्या बकवास कर रहा है, कह रहा साफ कर दो, अगर पुलिस आ गई पहले तो मेरा लाइसेंस कैंसिल होगा, तुम्हें डिपोर्ट किया जाएगा, हो सकता है जेल में बंद हो जाए और लाखों डॉलर का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो जहां जितना लोग पिच पिच दिन भर पान थूकते रहते हैं ना, उतना पान अगर यूएस में आप 1 घंटे में थूक दें तो समझ लीजिए यूएस की गवर्नमेंट करोड़पति बन जाएगी। तो इसीलिए उस तरह के देश वहां पे साफ है। यहाँ पे क्या है, चाचा विधायक है हमारे, तो यहाँ पे तो इस तरह के लोग हैं, खोपड़े में बात गई, गाड़ी चलाएंगे स्टेटस डाल देंगे, पागल टाइप के लोग हैं एकदम से। समझ में आ गया, नया कपड़ा पहना स्टेटस, खाली कोई काम तो है नहीं, सारी चीज शो ऑफ है। कहां से है शो ऑफ, कास्ट सिस्टम जो इंडिया में चला, उन देशों में वैसा कभी था ही नहीं। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की थोड़ी गलती है। पढ़ा था ना हमने, ब्रिटिशर्स नेवर यूज्ड टू इंटरवीन विद हिंदूज एंड मुस्लिम लॉज। हैड दे बीन इंटरवीनिंग तो शायद वो थोड़ी सी लेस जाहिलियत वाला देश छोड़ के गए होते। खैर समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये क्या, वैसे कौन कम हुए थे, अच्छा सारे गवार मर जाते कम से कम। ठीक, तो ये अलग अलग स्कूल्स क्या है, द वे टू थिंक एंड डिफाइन लॉ एंड लॉज बेसिकली। समझ में आ गई बात। सो इट इज बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट अप्रोचेस कि आपको अलग अलग स्कूल्स मिल गए। खोपड़े में बात गई, कोई क्वेरी यहां तक किसी की, पक्का। चलिए, व्हाट इज द फंक्शन एंड पर्पस ऑफ लॉ चिल्ड्रन। तो भाई अगर आपको लॉ शब्द का मतलब पता लग गया है तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते होंगे कि भाई व्हाई इज देयर अ लॉ इन अ सोसाइटी, क्या जरूरत है, लोग रह तो रहे ठीक तरीके से बट कुछ जाहिल पनप जाएंगे, गॉट इट क्लियर, और वो ठीक से लोगों को रहने नहीं देंगे, उनको कंट्रोल करने के लिए लॉ चाहिए। व्हाट इज द नीड फॉर लॉ, कैन अ सोसाइटी बी गवर्न स्मूथली विदाउट एनी काइंड ऑफ लॉ, बिल्कुल नहीं, कुछ जाहिल गवार बीच में आ ही जाएंगे जो परेशान करेंगे। बैंक से लोगों ने पैसा लिया, लोन वापस करते हैं लोग, बट विजय माल्या जैसे लोग जब बढ़ने लग गए तो बैंकों ने शिकंजा कसना स्टार्ट किया। बैंकों ने बोला कि अब जो भी लोन लेगा 1 करोड़ से ऊपर का, उसका पासपोर्ट हमारे पास रहेगा ताकि वो भाग ना पाए। सो व्हाट इज द फंक्शन एंड पर्पस ऑफ लॉ, लेट्स अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। तो लॉ डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ स्टेट के ऊपर। नेचर ऑफ स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नहीं, हम एरिस्टोक्रेसी हैं, मोनार्की हैं, हम डेमोक्रेसी हैं, हम किस तरह का स्टेट है। हम अगर डेमोक्रेसी होंगे बच्चों तो मान के चलिए लॉज विल बी वेरी 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 फ्लेक्सिबल। अगर मोनार्की होगी तो लॉज विल बी वेरी 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 रिजिड। रिजिडिटी जितनी बढ़ेगी सेपरेशन ऑफ पावर उतना कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी जितनी बढ़ेगी सेपरेशन ऑफ पावर उतना ज्यादा होगा। और कानून कब से लेकर कब तक किसी भी इंसान को गवर्न करता है चिल्ड्रन, फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब। समझ में आ गया मतलब सर, इफ अ लेडी इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, बच्चा जब तक उसकी कोख में है, वूम में है बच्चों, और अगर आपके दादाजी ने प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम लिख दी, क्यों सर, वो पड़ोसी का बच्चा था, पड़ोस वाली जो आंटी थी वो दादाजी की बहुत सेवा करती थी बुढ़ापे में, क्योंकि सर पापा मम्मी तो विदेश में रहते थे और हमें उन्होंने पाला है, तो उन्होंने कहा कि 80% प्रॉपर्टी आपके पापा की और 20% पड़ोस वाली बहू की, बहू का बच्चा होने वाला है चौथा, समझ में आ गया, 3 हो चुके थे तो प्रॉपर्टी उसको दे देंगे, बट बच्चा भी पैदा तो हुआ नहीं, इट इज इन द वूम, बट उसके बाद राइट्स कॉन्फर हो गए हैं। जब तक वो बच्चा 21 साल का नहीं हो जाता वो प्रॉपर्टी उसकी माँ की या पापा की केयर टेकिंग में रहेगी चिल्ड्रन। एंड इवन कुछ लॉस तो ऐसे हैं कि व्हेन द पर्सन गोज टू द टूम्ब उसके बाद भी सो कॉल्ड उसका हुजूम रहता है। कैसे सर, मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में आपको दफनाया जाता है, आपको मतलब आपको नहीं और मेरे को नहीं, लोगों को, तो वहां पे आपको जगह रिजर्व करानी पड़ती है, आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है, गॉट इट क्लियर। क्रिश्चियंस में भी होता है, मुस्लिम में भी होता है। तो मान लीजिए आपने बोला कि भाई ये जगह हमारे परिवार की है, तो आपने लेटस से 10 feet इन लेंथ एंड 30 feet इन ब्रेथ, 300 स्क्वायर फीट जगह खरीदी नहीं जाएगी, पता लगा वहां कैफेटेरिया बना दिया कब्रिस्तान में, ओके, ये जगह आपके परिवार ने लीज पे ले ली मान लीजिए, और ये माना जाएगा कि आपके परिवार ने 75 ईयर्स की लीज पे ली है,
मतलब आज से 75 साल तक परिवार में किसी की डेथ भी होती है तो यहाँ पे आप दफना सकते हैं। सर मान ली 2 डेथ एक साथ हो गई तो तभी तो थोड़ी चौड़ी जगह ली है। एल्स हर 5-6 साल के बाद अगर कोई डेथ होती है तो वहीं आप फिर से उसको दफना सकते हैं, वो बॉडी तो फॉसिल बन जाएगी। सर परमानेंट अगर चाहिए तो अलाउड नहीं है। पहले अलाउड होता जब लोग कम होते थे और जगह बहुत ढेर सारी होती थी, परमानेंट कब्रिस्तान होते हैं ना, पूरा लोग बढ़िया संगमरमर पत्थर वगैरह लगवा देते हैं, अब वो सब अलाउड नहीं है। मैक्सिमम आप फैमिली का रिप्रेजेंटेशन एक स्टोन से कर सकते हैं, बट प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड कब्र अब नहीं अलाउड होती है। या आप इतने अंबानी की तरह अरबपति खरबपति हो जो 100 करोड़ रुपए दे दें फिर वहां पे, तब शायद अलाउ हो जाए आपको, एल्स अलाउड नहीं है। और ये लॉज में भी लिखा है, जो उनके पर्सनल या रिलीजियस मुस्लिम वोटिंग लॉज टाइप है, लिखा है वहां पे भी। अब आपके परिवार ने भाई 1 लाख रुपए इस जगह का देना है, कितना? 1 लाख। ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स यू हैव टू मेक दिस पेमेंट। तो हर साल का कितना हो गया? 5,000 रुपए। समझ में आ गया? महीने का हो गया लगभग 420 रुपए। तो हर महीने आपको 420 रुपए उस ट्रस्ट में जमा कराने पड़ेंगे, और ये जगह आपके परिवार के नाम किराए पे रजिस्टर हो गई। किसी और ने अगर वहां पे अपने परिवार के मरे हुए इंसान की बॉडी दफना दी बच्चों, तो अब आप यहां पे भी कोर्ट केस कर सकते हैं। मौका नहीं पड़ता क्योंकि सब एक ही रिलीजन के लोग होते हैं, और जो कब्रिस्तान की चैरिटेबल ट्रस्ट होती है वो ऐसा होने नहीं देती, बट अगर हो जाए तो इसके लिए भी कोर्ट में आपको परमिशन मिल जाएगी। अगर मैं लिख के जाऊं अपनी विल में कि भाई मेरी मृत्यु के बाद मेरे को अवन में फूंक दिया जाए, जो 2,000 रुपए चार्ज है, लकड़ी खरीदोगे, पंडा का पैसा दोगे, पता लगा 15,000 उसी में लग गया, मैं विल में लिख के जाऊंगा मेरे को ओवन में फूंक देना 2,000 में, जो पैसा बचे उसका म्यूचुअल फंड खरीद लेना। इज दैट क्लियर? और मेरी 13वीं पे सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड बनेगा, एक कोड़ा पोड़ा ना खिलाना लोगों को। तो अगर मेरी औलाद ये नहीं मानती तो मैं ये भी लिख दूं कि प्रॉपर्टी उसके नाम पर देना, किसी को चैरिटी कर देना। और कोई आप लोग को ये बात बताया, आप लोग कल को बोल दीजिएगा, तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? चैरिटी में जाएगी। तो टूम के बाद भी कानून आपकी सेवा करता रहता है, ऑल परवेसिव है, अनएंडिंग है, चलता ही चलता जाएगा। क्या क्या क्या? नहीं, लीज तो शुरू से है, लीज का लॉ बहुत पुराना है। केशवानंदन भारती तो यह था कि वो जो जमीन है वो उनको बेच दी जाए। हाँ, बेचेंगे नहीं हम आपको, तो लीज की कोई भी जमीन नहीं बिकती है, पता लगा बेच के आप वहां पे बम की फैक्ट्री लगा लें। So it can be stated that law starts regulating the welfare and other aspects of human life the moment a child is conceived in her mother's womb. 10 साल बाद हो सकता है ये चेंज हो जाए, मदर्स वूम की जगह पर्सन्स वूम आ जाए, साइंटिफिक डिस्कवरी हो जाए, मेल पर्सन में बी एबल टू गिव बर्थ टू चाइल्ड, ऐसा होने लग गया विदेशों में, होने लग गया। सोचिए, तो बदलता रहता है, तो स्कूल ऑफ थॉट दूसरा आ जाएगा। तो हर चीज वेरिएबल हो गई आजकल। ओके, सो इन फैक्ट स्टेट इंटरैक्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स इट्स सिटीजन थ्रू देयर लाइफ विद द हेल्प ऑफ लॉ। तो अगर कानून नहीं होगा तो जज साहब अगर कुछ बोलेंगे तो उसे आर्बिट्रेरी मान लिया जाएगा, उसे मोनार्की मान लिया जाएगा कि भैया जज साहब ही राजा हो गए हैं। तो इसलिए लॉ की जरूरत है। Why? To deliver justice, things should not go impartially, सोशल कंट्रोल होना चाहिए, इक्वालिटी मिले सबको, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लड़ाई झगड़ा कम से कम हो, लोगों के बीच की लड़ाइयां सुलझ जाएं, एंड ऑर्डरली चेंज आए और सोशल रिफॉर्म्स बीच बीच में चलते रहे। तो लॉ ना होता तो शायद सती प्रथा आज तक चलती रहती। समझ में आ गई बात? खोपड़े में बात गई? लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है समाप्त।